हेलो दोस्तों, कलाम अकेडमी के द्वारा आपकी कम समय में अच्छी तैयारी के लिए जो ईवीएस की वन लाइनर पीडीएफ एक जारी करी गई है, उसको अपन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सभी वन लाइनर्स को देखने वाले हैं और पूरी क्लास अपनी इस तरह से डिजाइन करी गई है कि आपका ईवीएस का पूरा जो निचोड़ है वो इस क्लास में आपको होने वाला है। अगर आपने पहले से अपनी जो ईवीएस की तैयारी काफ़ी अच्छी कर रखी है तो इस क्लास से आपका पूरा रिवीजन हो जाने वाला है। और अगर जिनकी तैयारी बहुत कम है या जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं करी है तो उनका काफ़ी अच्छा बेस तैयार हो जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वन लाइनर्स क्वेश्चन है यहाँ पर। और आप ये समझिए कि सिलेबस को पूरा यहाँ पर निचोड़ा गया है। अलग अलग जो बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है सिर्फ उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ताकि आपका जो रिवीजन भी हो जाए। जिन्होंने तैयारी बिल्कुल कम कर रखी है तो उनका अच्छा खासा बेस तैयार हो जाए। तो क्लास में लगातार बने रहना है। पूरा ईवीएस अपन इसी क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर दोस्तों पहला अपना प्रश्न आता है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार अपने समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार दो प्रकार के हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। माता पिता व उनके बच्चों से मिलकर के बना, दो पीढ़ियों से बना जो परिवार है वो एकल परिवार है। माता पिता, दादा दादी, काका काकी, बच्चों से मिलकर के बना परिवार, तीन या तीन से अधिक जो पीढ़ियाँ रहती है वो क्या क्या रहता है, संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। प्राचीन समय में भारत में सामान्यतः किस प्रकार के परिवारों का प्रचलन रहा है? तो प्राचीन समय से संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है और अभी भी काफ़ी सारे समाज, काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पर संयुक्त परिवार अपने को देखने को मिलता है। वर्तमान भारत में परिवार कैसे बन रहे हैं? तो संयुक्त की जगह पर एकल बनते जा रहे हैं। बच्चों में लक्षण कहाँ से आते हैं? तो वो वंशानुगति या आसपास के वातावरण से लक्षण आते हैं। बच्चों के वंशानुगति के लक्षण कहाँ से आते हैं? माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि से लक्षण आते हैं। वंशानुगति के पिता किसे कहते हैं? जॉन ग्रेगोर मेंडल जो है वंशानुगति के पिता इनको कहते हैं। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया है? तो मटर पौधे पर प्रयोग किया है। हर गोविंद खुराना को किस कारण नोबेल पुरस्कार मिला? तो नए गुणों के निर्धारण हेतु इनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। बेणेश्वर मेला कहाँ भरता है? डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला भरता है। फूलडोल मेला कहाँ भरता है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। ख्वाजा साहब का उर्स प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख कहाँ मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर यहाँ पर बनाया जाता है। रामदेवरा मेला कहाँ भरता है? तो रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेव जी का मेला कब भरता है? तो माघ व भाद्रपद माह में भरता है। ऐसे कौन से देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं? रामसा पीर के नाम से जिनकी पूजा होती है, तो रामदेव जी का नाम ध्यान रखना है। नाग पंचमी मेला भरता है जोधपुर में। तीज मेला भरता है जयपुर में। हरियाली अमावस्या का मेला भरता है उदयपुर में। दशहरे मेले की बात करते हैं, दशहरा मेला भरता है कोटा में। और भ्रतरी मेला व पांडुपोल मेला भरता है अलवर में। इसके बाद में पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? पशु मेला प्रसिद्ध है नागौर व पुष्कर का। राजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर में लक्खी मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। राजस्थान में लोक देवता के यशोगान स्वरूप गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं पवाड़े। जैसे बाबू जी के पवाड़े लोकप्रिय हैं। कौन से लोक देवता ने लाछा गुजरी की गायों को आक्रांताओं से छुड़ाया था? तो तेजा जी का नाम आपको जरूर से ध्यान रखना है। फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? फखरुद्दीन यहाँ पर है गलियाकोट डूंगरपुर में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है? तो 21 जून क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर के सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो चिपको आंदोलन चलाया। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध था खेजड़ली आंदोलन से। खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ली गांव में कितने लोग शहीद हुए? तो 363 की आपको यहाँ पर संख्या ध्यान रखनी है। गांव के आसपास की वह भूमि किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम में संरक्षित होती है, तो वह ओरण भूमि कहलाती है। ओरण भूमि कहीं पर भी दिखे तो ओरण भूमि का आपको परिभाषा समझनी है कि गांव के आसपास की वह भूमि जो किसी लोक देवता या फिर लोक देवी, संत या फिर महापुरुष के नाम से संरक्षित हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ओरण भूमि कहलाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है, घना पक्षी विहार किस जिले में है? तो घना पक्षी विहार भरतपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है तो भरतपुर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान विस्तृत है तो बाड़मेर जैसलमेर में। सरिस्का व रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का किस जिले में स्थित है? तो अलवर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो गांधी जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय पर्व के रूप में। अंडे देने व अंडों की देखभाल करने वाली चींटियां क्रमशः कहलाती है रानी चींटी और श्रमिक चींटी। अंडे देने वाली तो रानी चींटी और देखभाल करने वाली श्रमिक चींटी। परचा बावड़ी स्थित है रामदेवरा में। खिन्नी बावड़ी कहाँ स्थित है? जालोर में। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी दौसा में। 150 फीट गहरी मेड़तनी बावड़ी किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। प्राचीन काल में
कुएं या बावड़ी से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त पहिए नुमा संरचना कहलाती थी, तो रहट से पानी निकाला जाता। रहट को चलाने के लिए किसका प्रयोग रहता था, तो बैल के माध्यम से ये रहट चलाई जाती थी। डेंगू रोग फैलाने वाले मच्छर हैं एडीज से, एडीज के माध्यम से डेंगू रोग फैलता है। कौन से रोगों के फैलने के कारण दूषित जल एवं भोजन है, तो पीलिया, अतिसार, कृमि रोग व पोलियो आदि जो रोग हैं वो यहाँ पर दूषित जल और भोजन से फैलते हैं। मुंह में बनने वाली लार कार्य करती है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य किया जाता है मुंह में बनने वाली अपनी लार से। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुंह से ही भोजन का पाचन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है, आमाशय व आंत में भोजन का पाचन किसकी सहायता से होता है, तो पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। खून की कमी एनीमिया रोग पर होने वाली गोलियां ली जाती है, तो आयरन फोलिक एसिड की यहाँ पर गोलियां ली जाती है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया। गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, तो 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। किसे शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया नाम से जाना जाता है, तो गोडावण को सोन चिड़िया नाम से और शर्मीले पक्षी के नाम से जाना जाता है। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया, चिंकारा को तो 1981 में चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया। राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2014 को किस पशुधन श्रेणी में राज्य पशु किसको घोषित किया गया, तो ऊंट को यहाँ पर राज्य पशु घोषित किया गया 30 जून 2014 को पशुधन श्रेणी में। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, 1983 में। सप्ताह में कितनी बार नाखून अवश्य काटने चाहिए, तो एक बार अवश्य काटना चाहिए। वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं कहलाते हैं शाकाहारी। शाकाहारी की बात हो गई है। शाकाहारी जीवों में आएंगे गाय, हिरण, भैंस, बकरी और खरगोश आदि उदाहरण क्या है, शाकाहारी जीवों के उदाहरण हैं। वे जीव जंतु जो केवल मांस का ही भोजन करते हैं, तो मांसाहारी। उदाहरण देखिए मांसाहारी के शेर, चीता, भेड़िया, गीदड़ आदि जो है मांसाहारी जानवरों में यहाँ पर आएंगे मांसाहारी। और इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे व मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, तो सर्वाहारी होंगे। इसके उदाहरण हैं मनुष्य, कौवा, भालू आदि। जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, छान करके, उबाल करके, फिटकरी द्वारा साफ करके। बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों या ढाणियों में बनाया जाता है टांका बनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को। ईद मनाई जाती है रमजान के अंतिम माह में चांद दिखाई देने पर एक दिन मिट्टी सेवैयाँ इस दिन मनाई जाती है। ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस। ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है क्रिसमस। क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है 25 दिसंबर को। महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। ये सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। इस दिन गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। सिख समुदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक जी और कार्तिक मास की पूर्णिमा को इनकी जयंती मनाई जाती है। यहाँ पर इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, घर बनाने के लिए किस सामग्री यहाँ पर सामग्री काम में ली जाती है, तो रेत, गारा, पत्थर, सीमेंट, बजरी, सरिया आदि सामग्रियाँ काम में आती है घर बनाने के लिए। अगला प्रश्न आ जाता है, जब मानव घुमक्कड़ था वह कैसे आवास में रहता था, तो पहाड़ों में बनी गुफाओं में। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास में बनाए जाने वाले सामूहिक घर कहलाते हैं, तो रैन बसेरा कहलाते हैं। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास में बनाए जाने वाले सामूहिक घर जो हैं वो रैन बसेरा कहलाते हैं। बर्फ़ से बनाए जाने वाले को इग्लू कहते हैं। बर्फ़ से बनाए जाने वाले घर को इग्लू कहते हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फ़ गिरती है वहाँ मकान की छत बनाई जाती है, ढलान युक्त छत बनाई जाती है ताकि बर्फ़ फिसल करके नीचे गिर जाए। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है, तो साफ सफाई से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2014 से ये प्रारंभ हुआ। भारत सरकार द्वारा समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो नमामि गंगे 2014 में ही ये प्रारंभ किया गया। पानी का रंग होता है रंगहीन। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है। बालोतरा बाड़मेर में किस नदी के पानी को वस्त्र रंगाई उद्योगों से निकालने वाला गंदा पानी प्रदूषित करता है, तो लूनी नदी की बात यहाँ पर हो रही है। समुद्र के पानी का रंग होता है नीला। किस प्रकार की खाद के अधिक समय तक उपयोग करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, तो रासायनिक खादों के उपयोग से जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राणा कुंभा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित स्तंभ है विजय स्तंभ।
विजय स्तंभ के बारे में ध्यान रखना है कि राणा कुंभा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित स्तंभ है। लोहागढ़ किला स्थित है भरतपुर में। 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? तो 9 मंजिले इमारत है विजय स्तंभ। और कितना ऊंचा है? 122 फीट ऊंचा है। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं और पूरी तैयारी आपकी हो जा रही है। विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित हैं? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 22 मीटर। राजसमंद जिले में स्थित दुर्ग है कुंभलगढ़। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। जयगढ़ किला स्थित है जयपुर में। किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग में। राजस्थान का प्रथम सांका किस दुर्ग में हुआ? तो यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग में ही राजस्थान का प्रथम सांका हुआ। सवाई माधोपुर में किस गिरी दुर्ग का नाम है? तो रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में स्थित गिरी दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग को ही कहते हैं। किस जिले की चिड़िया टूक को नाम से किस जिले को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। जोधपुर की चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो गिरी दुर्ग है, क्योंकि पहाड़ी पर स्थित है। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। अगला प्रश्न है किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख उपनाम से जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ किले का निर्माता राणा कुंभा है। कुंभलगढ़ किला कौन बनाया? राणा कुंभा। पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयों की अब बात करते हैं। तो खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाएं, ऊंचाई पर वायुदाब में कमी आ जाती है, सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है, आदि सारी कठिनाइयाँ आती हैं पर्वतारोहियों को। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजारों की बात करते हैं। तो नुकीली छड़ी, आंखों पर काला चश्मा, नुकीली कीलोयुक्त जूते आदि जो हैं वो पर्वतारोहण में काम आते हैं। और अगर बर्फीली जगह पर है तो दस्ताने वगैरह वो सारी चीज़ें भी सिक्योरिटी के लिए, तो वो अपनी सेहत का ध्यान रखना, तो वो सारे पर्वतारोहण में औजार काम आते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अमेरिका की अलास्का के माउंट मैकिनले पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रेमलता अग्रवाल का नाम आपको ध्यान रखना है। प्रेमलता अग्रवाल की कितने वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी? तो 48 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने करी। 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला संतोष यादव का नाम आपको ध्यान रखना है। 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? संतोष यादव का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है, कांगशुक की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव, यहाँ पर ध्यान रखना है। हरियाणा के रेवाड़ी जोनियावास गांव निवासी पर्वतारोही संतोष यादव ने शिक्षा प्राप्त करी महारानी कॉलेज जयपुर से। पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म हुआ था जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड में। बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था तो नाकोरी गांव उत्तराखंड में। और बछेंद्री पाल कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। किस पर्वतारोही ने गंगोत्री पर्वत और रुडुगेरा पर्वत आरोहण अभियान में भाग लिया? तो बछेंद्री पाल ने लिया। बछेंद्री पाल ने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अत्यधिक चमकीला तारा ध्रुव सदैव किस दिशा में रहता है? तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है। यात्रियों को दिशाओं का ज्ञान कराने में कौन सा तारा सहायक है? तो ध्रुव तारा यात्रियों को दिशा दिखाने का काम करता है। अंतरिक्ष में 7 तारों का समूह है जो कहलाता है वो सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा चमकता है, इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। वे खगोलीय पिंड जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं तारा। सूर्य भी एक तारा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। इसके बाद में आगे देखिए, अर्शा मेजर या बिग बियर या बड़ा भालू क्या है? तो नक्षत्र मंडल सप्तऋषि तारामंडल इसी का एक भाग है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्शा मेजर या फिर बिग बियर बड़ा भालू कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वे पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं कहलाते हैं ग्रह। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी लगभग कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी लगभग। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह आपको ध्यान रखना है। सूर्य से दूरी के क्रमानुसार आपको नाम ध्यान में रखने हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पर ये आपको 8 नाम यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न आता है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ दीर्घवृत्ताकार पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो वह पथ क्या कहलाता है? अपनी कक्षा में सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं।
किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन प्लूटो व खगोलीय जो पिंड हैं उनको बोने ग्रह की सूची में कब शामिल किया गया? तो अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो और खगोलीय पिंड को बोने ग्रह की सूची में शामिल किया। पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य की दूरी की बात करते हैं तो लगभग 3,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी। किस ग्रह के आकार को भू आव कहा जाता है? तो पृथ्वी के आकार को भू आव कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। इनसेट IRS एडुशेट क्या है? तो अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह की बात हो रही है। तारों, ग्रहों व उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा जो असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं वो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको उल्का पिंड कहा जाता है। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है? तो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण काल सर्वाधिक और न्यूनतम है? तो वरुण ग्रह का 164 साल में एक चक्कर हो पाता है और बुध ग्रह का 88 दिन सबसे कम दिन में यहाँ पर हो जाता है। और जो अपना पृथ्वी का है वो तो आपको पता ही है एक साल में। कौन से ग्रहों का अपनी अक्ष पर घूर्णन न्यूनतम रहता है? पृथ्वी व मंगल एक दिन में यहाँ पर चक्कर अपना पूरा कर लेते हैं तो इनका घूर्णन जो है वो न्यूनतम रहता है। पृथ्वी और मंगल जो कि एक दिन में यहाँ पर अपने अक्ष पर घूम जाते हैं। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? तो 9 घंटे में ही अपने अक्ष पर घूम जाता है, सबसे कम समय इसी का है। आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक है। और बाह्य ग्रह हैं 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है बाह्य ग्रह है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह आपको जरूर से ध्यान रखना है। इसके बाद में चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की गति की बात आती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड क्या है? प्रकाश की गति। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है अपने सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी तक 8 मिनट में ये पहुँचता है। किस भारतीय खगोलीय शास्त्री ने कहा था कि सभी ग्रह व चंद्रमा पूर्वावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं? तो आर्यभट्ट ने यह कहा था कि जो सभी ग्रह हैं और वो चंद्रमा है जो परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो ये बात समझनी है। और किस ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले बने हुए हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर गैस के छल्ले बने हुए हैं। कौन से ग्रह का अपनी अक्ष पर घूर्णन काल सर्वाधिक है? तो शुक्र ग्रह का 243 दिन में अपनी अक्ष पर घूर्णन का काल है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल व बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा देता है। सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी यहाँ पर सबसे तीसरे नंबर पर नज़दीक ग्रह। लाल ग्रह किसे कहेंगे? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहेंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा, आपको नाम ध्यान रखना है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा करी? तो 1984 में अंतरिक्ष यात्रा करी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला, आपको नाम ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है। कल्पना चावला ने किस यान से अपनी यात्रा करी थी? तो कोलंबिया यान, आपको नाम ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत मूल की दूसरी महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सुनीता विलियम्स के ये रिकॉर्ड नाम है। इसके बाद में संकेत आता है इधर मुड़ने का, तो दाएं मुड़ने का ये संकेत है। ये जो संकेत है क्या है? दाएं मुड़ने का संकेत है। ये क्या है? शांत क्षेत्र का यहाँ पर है संकेत, जहाँ पर हॉर्न को बंद किया हुआ है। और ये जो संकेत है ये है मानव रहित क्षमपार का संकेत है। और इसके बाद में अगला जो संकेत आता है वो यहाँ पर है पैदल क्रॉसिंग का संकेत। यहाँ पर चित्र आप देखते हुए समझिएगा, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। इसके बाद में अगला संकेत यहाँ पर आप देखिए,
संकेत क्या है, रक्षित संपर्क क्रॉसिंग को लेकर के है, और यहाँ पर बाएं मुड़ने का संकेत आ गया है। संकेत क्या है, क्रॉस का, ये क्या है, चौराहा का संकेत आएगा, क्रॉस वाला है। तो संकेत क्या है, आगे स्कूल है तो वहाँ पर बच्चों का चिन्ह, आपको बच्चों का चित्र यहाँ पर दिखेगा। अब कुछ खोजों को लेकर के यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो रेडियो की खोज करी मार्कोनी के द्वारा। रेडियो की खोज किसके द्वारा करी गई, मार्कोनी के द्वारा। टीवी की खोज करी गई जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा। जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा टीवी की खोज करी गई। मोबाइल के खोजकर्ता थे मार्टिन कूपर। टेलीग्राफ के खोजकर्ता थे सैमुअल्स। प्राचीन काल में संदेशों का संचार किसके माध्यम से होता था, तो ढोल, नगाड़ों, कबूतर, हरकारे कहते थे डाकिया को, पोस्टमैन को। राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये 3 त्यौहार आपको ध्यान रखने हैं स्वतंत्रता जो अपने राष्ट्रीय पर्व है उनके रूप में। और यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है अपने, जिसके मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है। राष्ट्रीय गान अपना क्या है, जनगण मन। 52 सेकेंड इसको गाने में समय लगता है। राष्ट्रीय गान को कब गाया जाता है, तो ध्वजारोहण के समय गाया जाता है। वंदे मातरम लिखा गया तो संस्कृत व बांग्ला मिश्रित भाषाओं से, संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषाओं से वंदे मातरम लिखा गया। राष्ट्रगीत की धुन बदली जा सकती है क्या, तो हाँ, राष्ट्रगीत की धुन बदली जा सकती है। राष्ट्रगान की धुन बदली जा सकती है क्या, तो नहीं, राष्ट्रगान की अपन धुन नहीं बदल सकते हैं, राष्ट्रगीत की धुन बदल सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह में चारों दिशाओं में सिंह के मुख हैं, उनके नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो शक संवत अपना राष्ट्रीय पंचांग आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद या वट वृक्ष यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपने सामने महत्वपूर्ण आता है, राष्ट्रीय जलीय जीव यहाँ पर है गांगेय शून, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव है अपना। राजस्थान के नदी तट पर बसे शहरों की बात करते हैं तो कोटा बसा है चंबल नदी के तट पर। चंबल नदी के तट पर कोटा है। पाली है बांडी नदी के तट पर, और झालावाड़ है काली सिंध नदी के तट पर, जो कि महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है तीनों के नाम। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा जो संरचना है वो है टांका। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन। वृक्षा जल रोक करके भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना जोहड़। राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन है, तो 11.27% लगभग राजस्थान में भारत के कितने जो प्रतिशत पशुधन है उसकी बात आ जाती है। राष्ट्रीय वेशभूषा किन रंगों की बनी होती है, जो चटक रंगों की राजस्थानी वेशभूषा है। राजस्थानी महिलाएं कौन से वस्त्र पहनती है, घाघरा, चोली, ओढ़नी आदि राजस्थानी महिलाएं वस्त्र पहनती है। राजस्थानी पुरुषों का जो परिधान है धोती, कुर्ता, पायजामा, पगड़ी, ये राजस्थानी पुरुषों का परिधान है। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ला तृतीया को। तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ला तृतीया को। कजली तीज या सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। शीतलाष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। SN जयपुर के पास में सील की डूंगरी और वल्लभ नगर उदयपुर में शीतला माता का मेला लगता है, ये बात ध्यान रखनी है। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया सर्वाधिक बाल विवाह इस डेट को होते हैं। अक्षय तृतीया को, वैशाख शुक्ला तृतीया सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भरता है तो गणेश चतुर्थी को। पुष्कर मेला भरता है अजमेर कार्तिक पूर्णिमा को। केला देवी का भरता है करौली चैत्र शुक्ला अष्टमी को। महावीर जी का मेला भरता है करौली चैत्र शुक्ला एकादशी को। दशहरा मेला भरता है कोटा उमेद सिंह द्वितीय द्वारा भरता है। करणी माता मेला होता है देशनोक बीकानेर में करणी माता मेला। और जीण माता मेले की बात करते हैं तो सीकर में जीण माता मेला सीकर में। डिगी कल्याण जी मेला टोंक। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर। राजस्थान के पंचपीर जो हैं रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी। 4 ऑप्शन देकर के पूछ लेगा कि राजस्थान के पंचपीरों में कौन नहीं है, कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। गोगा जी के गुरु की बात आती है तो गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे। गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। और मीराबाई का जो जन्म है वो हुआ था कुकड़ी ग्राम मेड़ता में। मीराबाई का विवाह हुआ था महाराणा कुमार भोज के साथ में। मीराबाई का विवाह हुआ और उसके बाद में दादू दयाल जी ने 1585 में अकबर से भेंट कहाँ करी थी, तो फतेहपुर सीकरी में अकबर के साथ में भेंट हुई थी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। पर्यावरण संरक्षण वैज्ञानिक किसे कहते हैं, जाम्बो जी को पर्यावरण रक्षक वैज्ञानिक कहा जाता है। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो करतियाशर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ।
संत श्रद्धानाथ जी का संबंध था तो लक्ष्मणगढ़ सीकर से संत श्रद्धानाथ जी का संबंध था। कला का केंद्र है तो बस्सी चित्तौड़गढ़ कला का केंद्र है। लकड़ी से निर्मित खिलौना कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी से निर्मित खिलौने और कठपुतलियाँ तो उदयपुर में, और लकड़ी की जो मूर्तियाँ हैं वो जेठाना डूंगरपुर में। लकड़ी के जो बेवाण या कावड़ हैं उनके लिए जाना जाता है चित्तौड़गढ़। तीनों अलग अलग जगह हैं, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि लकड़ी से निर्मित खिलौना कठपुतली आदि प्रसिद्ध हैं उदयपुर के, और लकड़ी की जो मूर्तियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं जेठाना की, और लकड़ी के जो बेवाण और कावड़ हैं वो प्रसिद्ध हैं चित्तौड़गढ़ के। टेराकोटा निर्मित मूर्तियाँ जो हैं ये मालेला राजसमंद की प्रसिद्ध हैं। ब्लू पोट्री जयपुर में, ब्लैक पोट्री कोटा की, कागजी पोट्री अलवर की। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो सकता है। ब्लू पोट्री हो रही है जयपुर में, ब्लैक पोट्री का नाम आते ही कोटा ध्यान रखना है, कागजी पोट्री के लिए अलवर ध्यान रखना है। लाख का काम किया जाता है तो जयपुर जोधपुर में लाख का काम होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य कहलाता है तो थेवा कला के अंतर्गत ये आता है, जो कि प्रतापगढ़ में है। कपड़े पर छपाई का कार्य किया जाता है बगरू सांगानेर अकोला। कशीदाकारी का जो मुख्यतः चित्र है, कशीदाकारी में मुख्यतः चित्र उकेरे जाते हैं तो पशुओं के चित्र उकारे जाते हैं। चूहों वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है तो करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में चूहे वाला मंदिर। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की बात आती है तो 3 आपको नाम मोस्टली ध्यान रखने हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर घना पक्षी विहार है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो सवाई माधोपुर भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तो कोटा चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। बाघ संरक्षण योजनाएं संचालित है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदर और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के अंतर्गत। राजस्थान में वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र है तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, ये दोनों क्या है आपके राजस्थान में वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कागरी व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है जोधपुर। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा द्वारा सिंचाई करना। बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारे द्वारा सिंचाई जल संरक्षण हेतु उत्तम विधियां हैं। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं खाद्य तेल, गुड़, खांड, शारी, दाल उद्योग आदि आते हैं कृषि आधारित लघु उद्योगों की श्रेणी में। खाद्य तेल के कारखाने हैं जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और गंगानगर में। राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों का प्रबंध कार्य किसके द्वारा किया जाता है तो राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा किया जाता है। ब्यावर में 1889 में स्थापना करी गई सूती वस्त्र मिल की स्थापना करी गई। राजस्थान में रिको द्वारा कहाँ फूड पार्क बनाए गए? अलवर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर में। वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर है तो भीलवाड़ा यहाँ पर राजस्थान का मैनचेस्टर है। राजस्थान में सहकारी वस्त्र मिले हैं तो हनुमानगढ़, गंगानगर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, इनमें यहाँ पर राजस्थान में सहकारी वस्त्र मिले हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। चूना पत्थर जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है जयपुर में। ग्रेनाइट का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जालोर। पीला पत्थर के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। लाल पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है धौलपुर। कोटा स्टोन के लिए प्रसिद्ध है कोटा। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कांच उद्योग के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है धौलपुर, उदयपुर कांच उद्योग के लिए। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नागौर। प्रथम शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र की कहाँ स्थापित की गई थी तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में, आपको नाम ध्यान रखना है। राज्य का पहला सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया लाखेरी बूंदी में। प्रमुख पर्यटन स्थलों की अब हम बात कर लेते हैं तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर में, बैराट सीकर में, गणेश्वर सीकर में, हवा महल जयपुर में यहाँ पर। और इसके बाद में जंतर मंतर जयपुर में, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में, एकलिंग जी का उदयपुर में, गोविंद देव जी का जयपुर में, जयसमंद झील है उदयपुर में, त्रिपुरा सुंदरी है बांसवाड़ा में, रणकपुर है पाली में, देलवाड़ा सिरोही में। राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? पधारो मारे देश। ये सारे नाम आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रमुख महोत्सव की अपन बात कर लेते हैं। प्रमुख महोत्सव में देखिए ऊंट महोत्सव है बीकानेर, मरु महोत्सव है जैसलमेर, मेवाड़ महोत्सव है उदयपुर, पतंग महोत्सव है जयपुर, कुंभलगढ़ महोत्सव है राजसमंद, मारवाड़ महोत्सव है जोधपुर,
याक किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो शीत मरुस्थल में याक पाया जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में घर मुख्यतः बनाए जाते हैं लकड़ी के। सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है पहाड़ी प्रदेशों में, जो चाय की खेती रहती है वो सारी चीज़ें। केलू व घासपूस के बने जो कच्चे घर हैं, इनकी छत कहलाती है खपरेल। और दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1961 में। शारदा एक्ट कहा जाता है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को शारदा एक्ट कहा जाता है। उपभोक्ता से संबंधित कानून है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता कहलाते हैं वस्तुओं का उपयोग करने वाले। घटते आकार के कारण क्रमशः 5 महासागर हैं। घटते आकार के आधार पर 5 जो महासागर हैं उनका नाम बताना है। सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अंटार्कटिक, हिंद, और फिर है दक्षिणी महासागर, और 5 नंबर पर है अंटार्कटिक महासागर। और अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है? तो मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग आता है। इसके बाद में देखिए, विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस के आकार का है? तो अंटार्कटिक महासागर एस के आकार की आकृति बनाता हुआ है विश्व के महासागरों में। यहाँ पर अपन बात करते हैं 5 मीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ कहलाते हैं तो झाड़ी। सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर वाले पेड़ों की परत कहलाती है उद्गामी परत। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ आपने पढ़ा। एशियाई शेरों का निवास है गिर वन गुजरात। एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं असम काजीरंगा अभयारण्य में। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्तरीय विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में स्थापित संस्थान है काजरी। काजरी का पूरा नाम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र क्या है? काजरी का पूरा नाम। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1972 में। चिपको आंदोलन में महिलाओं की मुखिया गोरा देवी। अपीको का अर्थ क्या है? बाहों में भरना। और अपीको एक आंदोलन हुआ था तो वो हुआ था सिरसी कर्नाटक में। अमृता देवी की स्मृति में कृष्ण मृग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो खेजड़ली गांव में। यहाँ पर खेजड़ली गांव जोधपुर की बात आती है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में बढ़ता है। अमृता देवी ने बलिदान किस वर्ष में दिया था? तो 1730 की बात है। रेड डाटा बुक में दर्ज क्लेस्टेड मकाक किस देश में पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। बोना जल भैंस पाया जाता है फिलीपीन में। किस वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? किन वनों को? तो अमेजन वृक्षा वनों को यहाँ पर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, लद्दाख शीत क्षेत्र में ईंट गारे के छोटे छोटे घरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो खंगपा कहा जाता है। लद्दाख शीत क्षेत्र में ईंट गारे के छोटे छोटे जो घर बने रहते हैं स्थानीय भाषा में इनको खंगपा कहा जाता है। लद्दाख क्षेत्र में पहनने वाले गर्म कपड़ों को गोचा कहा जाता है। जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण गुजरात में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वन्य जीव सप्ताह बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। सबसे छोटी लिटिल स्टेंट नामक प्रवासी पक्षी कहाँ से भारत में आई है? तो आर्कटिक प्रदेश से। राजस्थान की औसत वार्षिक जो वर्षा है वो है 57.51 सेंटीमीटर। दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है तो वालरा कहलाती है स्थानांतरित कृषि दक्षिणी राजस्थान में। स्थानांतरित कृषि किनके द्वारा की जाती है? तो जनजातियों के द्वारा। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित जो कृषि है इसको कहा जाता है झूम कृषि। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न आता है, वर्ष भर में एक ही खेत में से 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने वाली जो है वो गहन निर्वाह कृषि अपने को कहलाती है। वर्ष भर में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाने वाली कृषि गहन निर्वाह कृषि। कृषि उत्पादन व पशुपालन को सम्मिलित रूप से कहा जाता है मिश्रित कृषि। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कहलाती है खरीफ की फसल। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कहलाती है जायद की फसल। राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष की सैर करी थी? तो सोयूज T11 राकेश शर्मा ने जिस यान से अंतरिक्ष की यात्रा करी थी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मासीन राम व चेरापूंजी में। भारत की सबसे कम वर्षा होती है थार के मरुस्थल में। खारे पानी की झील वोन किस देश में स्थित है? तुर्की में। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी का कारण है जल प्रदूषण। ये यहाँ पर जल में घुलनशील ऑक्सीजन में कमी आ जाती है जल प्रदूषण के कारण यहाँ पर हो रहा है। और जल प्रदूषण को रोकने हेतु कानून बनाया गया जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण कानून 1974।
पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया था 1986 में। निश्चित तापमान के कारण जल का वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। और वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश करके नीचे की चट्टानों पर एकत्रित होता है तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए भूमि को खाली छोड़ देना कहलाता है प्रतिभूमि। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए अपनी जो भूमि है उसको खाली छोड़ देना प्रतिभूमि, उस भूमि को प्रतिभूमि कहेंगे। वह भूमि जिस पर कई वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है तो पुरानी प्रतिभूमि। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कृषि भूमि है तो 11% विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि भूमि है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में विस्तृत है? कोटा व चित्तौड़गढ़ में। राज्य में बाघ संरक्षित क्षेत्र है 4। राज्य का नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। इजराइल के मध्य सागर में लवणता है 340 ग्राम प्रति लीटर। पृथ्वी पर मौजूद जल में महासागरीय जल है 97.3%। पृथ्वी पर मौजूद जल में भूमिगत जल प्रतिशत है 0.68%। पृथ्वी में भूमिगत जल है। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना व गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। सर्वाधिक ऊंचाई तक उठने वाला समुद्री जल कहलाता है ज्वार। पूर्णिमा व अमावस्या को सबसे ऊंचे उठने वाले ज्वार कहलाते हैं वृहद ज्वार। और स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को आपस में जोड़ता है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, बेदुइन व तुआरेन जनजातियाँ किस मरुस्थल में पाई जाती है तो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। भारत का ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। सहकारिता का मूल उद्देश्य है एक सबके लिए सब एक के लिए। सहकारिता का मूल उद्देश्य क्या है? एक सबके लिए सब एक के लिए। एक जो सहकारिता के संबंधित संविधान संशोधन है वो 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ईवीएस के लिए ज़रूर से ध्यान में रखने हैं, जो कि कलाम अकेडमी के द्वारा वन लाइनर्स जारी किए गए हैं आपकी कम समय में अच्छी तैयारी के लिए। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अपना जो ईवीएस का सिलेबस है वो पूरा कवर नहीं हुआ है। हमने सिर्फ चुनिंदा कुछ जो प्रश्न है वही यहाँ पर देखे हैं। पर आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि अब एग्ज़ाम के लिए जो बहुत कम समय बच रहा है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी ईवीएस नहीं पढ़ी है या बहुत कम तैयारी उनकी हो रखी है। तो उनके लिए ये क्लास यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमने संक्षेप में हर एक टॉपिक से प्रश्न लिए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकते हैं उनको यहाँ पर कलाम अकेडमी के द्वारा जो मेंशन किया गया है उनको हमने यहाँ पर पढ़ा है। बाकी जो डिटेल में तैयारियाँ हैं वो सारी आप अपने चैनल पर यहाँ पर अलग अलग क्लासेस चल रही हैं उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करके आप अलग अलग वीडियो से अपने तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है, कलाम अकेडमी के द्वारा ये प्रयास अगर पसंद आया है तो कमेंट्स में आप फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।